हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ए2 में। मैं संजय कुमार प्रजापति। आज के फिजिक्स की क्लास में हम देखेंगे एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, मानव नेत्र को। मानव नेत्र कैसा होता है, उसकी संरचना कैसे होती है, वह काम कैसे करता है, यानी हम लोग अपनी आँख से कैसे देख पाते हैं, ये भी चीज़ साथ साथ में बताएंगे कि यदि आपको एक आँख है तो कैसा दिखेगा, अगर दो आँख है तो कैसा दिखेगा। यानी प्राकृतिक ने हमको दो आँख क्यों दिए हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके बारे में संपूर्ण डिटेल्स की चर्चा करेंगे, संपूर्ण डिटेल्स बताएंगे। आइए बच्चों, देखते हैं मानव नेत्र। तो मानव नेत्र प्राकृतिक का दिया हुआ एक अद्भुत तोहफा है। अगर मान लीजिए हमारे पास मानव नेत्र नहीं होता तो क्या होता। तो हम इस रंग बिरंगे अद्भुत संसार को देखने से वंचित रह जाते। हम नहीं देख पाते कि यह हमारा जो संसार है कितना रंग बिरंगा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे मानव नेत्र की बनावट। पहले देखते हैं कि वह बना कैसे होता है, तब देखेंगे कि वह काम कैसे करता है। उसके बाद बारी बारी में इसमें कितने बीमारी होते हैं, दोष कितने होते हैं, ठीक है, सभी की चर्चा करेंगे। आइए बच्चों, पहले हम बात करेंगे इसकी संरचना की। इसकी संरचना कैसे होती है, यानी किस तरह से ये मानव नेत्र हमारा बना होता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे इसकी क्रिया विधि की, यह काम कैसे करता है। उसके बाद बताएंगे दोष को, यानी इसमें किस प्रकार के दोष होते हैं, ठीक है, और इसके निवारण को, अगर ये दोष हो जाए तो उसके निवारण को भी बताएंगे, यानी दोष के निवारण। अगर ये दोष हमको हो जाता है तो इस प्रकार के दोष से हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 4 टॉपिक है। इस चारों टॉपिक की चर्चा हम बारी बारी से करेंगे। ठीक है, पहला है कि इसकी संरचना कैसे होती है, किसकी, तो मानव नेत्र की। मानव नेत्र काम कैसे करता है, मानव नेत्र में कितने दोष होते हैं और उस दोष को हम कैसे निवारण करेंगे। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं संरचना। इसकी संरचना कैसे होती है, किस प्रकार की ये बनी होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, संरचना इसकी ऐसे होती है। सबका नामकरण लिखा हुआ है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट डाउन कर लें। बच्चों, तो मानव नेत्र की जो संरचना होती है ना, बिल्कुल नारियल के समान होती है। कैसी होती है, नारियल के समान होती है। अब ध्यान दीजिए, नारियल, तो नारियल के सबसे ऊपरी खोल पर, नारियल के जो सबसे ऊपरा खोल होता है, जो भूरे काले रंग का होता है, वो काफ़ी हार्ड होता है। और वह क्या करता है, तो वह नारियल के अंदर जो उसका खाने वाला श्वेत प्रकार का है, उजला प्रकार जो है, जिसको हम खाते हैं, उसकी रक्षा करता है और उसके अंदर पानी भरा होता है। तो बाबू उसी प्रकार से हमारा यह, मान लीजिए यह नारियल है, इस नारियल के ऊपर में श्वेत पटल है, यह काफ़ी कठोर होता है। यानी अब इसको क्लियर कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, यह क्या होता है, काफ़ी कठोर होता है। यह पार्ट जिसको क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं, ये पटल, ठीक है ना। और सेम नीचे यहाँ भी, यानी यह जो पार्ट होता है मानव नेत्र का, यह हमको सुरक्षा प्रदान करता है। यानी मानव नेत्र जो होता है उसी खोल के अंदर होता है, ताकि कोई बाहर से आघात भी करे तो यह इस चोट को बर्दाश्त कर ले। यानी यह कैसा होता है, तो श्वेत पटल, अगर श्वेत पटल के बारे में बोले, श्वेत पटल, तो यह सबसे ऊपर में होता है। कहाँ होता है, ऊपर होता है। कैसा होता है, तो भूरा रंग का होता है, ठीक है, और कठोर होता है। कैसा होता है, कठोर। कठोर के साथ साथ यह अपारदर्शी होता है। क्या होता है,
अपारदर्शी, यानी इसके आर पार हम नहीं देख सकते। बात समझ में आई? तो सबसे पहली कहानी हम बता रहे हैं श्वेत पटल का। तो श्वेत पटल जो है मानव नेत्र का सबसे ऊपरी भाग है, ठीक है, और यह काफ़ी कठोर होता है, भूरे रंग का होता है, अपारदर्शी होता है। बात समझ में? यानी कह सकते हैं कि मानव नेत्र का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वह सबसे कठोर होता है, जिसे श्वेत पटल कहते हैं। यह भूरे काले रंग का होता है जो अपारदर्शी होता है, इससे हम आर पार नहीं देख सकते। आइए बच्चों, जब यह अपारदर्शी होता है तो यही श्वेत पटल आगे आ जाता है। कहाँ आ जाता है? आगे। आगे आने के बाद यह पारदर्शी होता है, ठीक है ना। आप बारी बारी से हमारी जो हम बात कहना चाहते हैं उसको लिख भी सकते हैं। तो यह श्वेत पटल जो होता है आगे आके, ठीक है ना, पारदर्शी होता है। यहाँ तक जहाँ तक हमने कलर किया है वो आपका अपारदर्शी है, जबकि आगे आकर यह क्या हो जाता है? पारदर्शी हो जाता है। और जितना दूर का हिस्सा पारदर्शी होता है ना, वही हिस्सा कॉर्निया कहलाता है। ये कॉर्निया को कैसे कह सकते हैं? जैसे श्वेत पटल को हमने बोला तो कॉर्निया भी कह सकते हैं। कॉर्निया किसको कहेंगे? कॉर्निया कहेंगे कि श्वेत पटल जब मानव नेत्र के आगे आ जाती है तो वह पारदर्शी हो जाती है, जिससे प्रकाश की किरण आर पार होती है और यह भाग उभड़ा होता है। इसी उभड़े हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के बारे में एक बात और जान सकते हैं कि जब हम नेत्रदान करते हैं ना, मानव नेत्र के इसी हिस्से को निकाल कर दान किया जाता है। ये पूरा मानव नेत्र दान नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ यही पार्ट यानी कॉर्निया का पार्ट डोनेट किया जाता है, दान किया जाता है, ठीक है। तो कॉर्निया के बारे में आप समझे, हम दो चीज़ बता चुके हैं, एक श्वेत पटल बता चुके हैं, दूसरा कॉर्निया बता चुके हैं। तो श्वेत पटल किसको कहते हैं? तो मानव नेत्र का सबसे ऊपरी यानी सबसे बाहरी आवरण जो सबसे कठोर होता है वह भूरे रंग का होता है, ठीक है ना, और अपारदर्शी होता है। इसी सतह को या इसी परत को श्वेत पटल कहते हैं। श्वेत पटल आगे आकर क्या हो जाता है? पारदर्शी हो जाता है। इसी पारदर्शी भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। यह मानव नेत्र के सबसे आगे होता है, इसे नेत्र डोनेट में उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं दृष्टि पटल की। तो आइए समझते हैं दृष्टि पटल किसको कहते हैं। तो दृष्टि पटल श्वेत पटल के ठीक नीचे होता है, यानी नारियल में कहने का मतलब है कि जो उजला खाने वाला होता है ना, उसी को दृष्टि पटल मतलब दृष्टि पटल कहते हैं, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? दृष्टि पटल, सॉरी कोराइड, इसको कोराइड कहते हैं। कोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोराइड। ध्यान से समझिए, जब श्वेत पटल के ठीक नीचे वाली परत क्या कहलाती है? कोराइड कहलाती है। यह जो परत होती है ना, यह मुलायम, चिपचिपा, एकदम स्मूथ होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि पावरोटी बिस्किट देखे हैं, सेम उसी प्रकार का होता है, यानी मुलायम भी होता है, चिपचिपा भी होता है। यानी कहने का मतलब जब इसको दाबेंगे ना तो यह पचक जाएगा और फिर छोड़ने पर अपना धीरे धीरे स्थान प्राप्त कर लेगा। इसकी क्वालिटी होती है कोराइड की। क्यों ऐसी क्वालिटी होती है? क्योंकि कहा जाता है कि जब श्वेत पटल पर जोर से आघात होगा, ठीक है ना, तो सेकेंड प्रोटेक्ट का काम यही करता है, ठीक है ना, उसको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, रक्षा का काम करता है। तो पहला नंबर तो ये हार्ड होता है। अगर इससे जोर से आघात हो जाए तब कोराइड क्या करती है? कोराइड बीच में यानी गद्दा कम करता है। ऊपर से जोर से डंडा मारिए तो गद्दा क्या होगा? पुचक जाएगा और फिर धीरे धीरे अपना जगह ले लेगा। तो यही क्वालिटी होती है कोराइड की। यह उजला होता है, मुलायम होता है। कोराइड के बारे में आप जानें तो कोराइड क्या कह सकते हैं? कोराइड श्वेत पटल के ठीक नीचे होती है, यह मुलायम होती है, ठीक है, चिपचिपा होती है। और यही कोराइड आगे आता है जब मानव नेत्र के सामने, तो यही कोराइड आगे आके दो भाग में बढ़ जाती है। यहाँ देखिए, ये वाली परत, ये हम काला कलर से इसको घिस देते हैं ताकि देखने में आसानी हो। ये वाले और यहाँ ये वाले इसके ठीक नीचे ये जो कोराइड की परत होती है, यह कोराइड की परत आगे आकर दो हिस्सों में बढ़ जाती है। जो सबसे अगला हिस्सा होता है उसको परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं?
परितारिका, और जब से सबसे पिछला हिस्सा होता है उसको पक्षमाभी पेशियाँ कहते हैं। अब इस दोनों को समझते हैं कि ये परितारिका क्या है और पक्षमाभी पेशियाँ क्या है। बच्चों ध्यान से समझिए, यानी कहने का मतलब है कि जब कोराइड आगे आएगा तो वह दो हिस्सा में बढ़ जाता है। यानी कोराइड आगे आकर कितने हिस्सों में बढ़ जाती है? दो हिस्सों में बढ़ जाती है। और उसी दोनों हिस्से में से जो सबसे अगला हिस्सा होता है उसको हम परितारिका कहते हैं, और जो सबसे पिछला हिस्सा होता है उसको पक्षमाभी पेशियाँ कहते हैं। अब सवाल है कि ये परितारिका है क्या? तो बच्चों ये जो देख रहे आईब्रो, ये आगे, ये जिसमें बाल लगा हुआ, यह ठीक है ना, इसको कहते हैं परितारिका। ठीक है, ये दोनों साइड ऊपर भी होता है नीचे भी होता है। ये है हमारा ये है हमारा परितारिका। ठीक है, और इसके जस्ट पीछे पक्षमाभी पेशी, और इसी पक्षमाभी पेशी से नेत्र लेंस लटका होता है। यानी पक्षमाभी पेशिया का काम है लेंस को पकड़े रखना दोनों साइड से, ठीक है ना, और लेंस को फोकसित करना। यानी मान लीजिए ये पक्षमाभी पेशी है, ये पक्षमाभी पेशी है। अब दोनों साइड से लेंस को क्या करेगा? पकड़े ले लेगा। अब इधर देखेंगे तो ये इसको इधर लेके आएगा, इधर देखेंगे तो इसको इधर लेके आएगा, यानी एडजस्ट करता है। ठीक है, यानी जूम इन जूम आउट करते रहता है। कौन? पक्षमाभी पेशी है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि कोराइड जब आगे आती है तो वह दो हिस्सों में बढ़ जाती है। पहला हिस्सा परितारिका कहलाता है और दूसरा हिस्सा पक्षमाभी पेशिया कहलाता है। पक्षमाभी पेशिया नेत्र लेंस को पकड़े रहती है, जबकि परितारिका जो है यह नेत्र लेंस को सुरक्षा प्रदान करती है। कैसी सुरक्षा? तो कोई धूल का कण अंदर नहीं जाए, झटसीना बंद हो जाता है। कोई कीड़ा मकोड़ा अंदर नहीं जाए, झटसीना क्या होगा? बंद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपको कोराइड के ठीक नीचे वाली परत रेटिना। रेटिना क्या है? तो रेटिना कुछ नहीं, इतना दूर से घर जो है ना रेटिना का है, इसको दृष्टिपटल भी कहते। रेटिना का क्या काम है कि जब किसी भी बिंब का अगर प्रतिबिंब बनेगा तो वह रेटिना पर ही बनेगा। ठीक है ना, कहाँ बनेगा? रेटिना पर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ, इसी बीच में कहीं पर बनेगा। बात समझे? यानी रेटिना किसको कहते हैं? तो कोराइड के ठीक नीचे वाली परत रेटिना कहलाती है। इस पर किसी बिंब का प्रतिबिंब बनता है, और उस पर किसी बिंब का जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है? तो वह वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान देना है कि हम बोले हैं कि रेटिना एक बिंदु के समान होती है, जबकि यहाँ से यहाँ तक पूरे रेटिना का है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जब हम कोई वस्तु नीचे वाली वस्तु, नीचे की वस्तु देखेंगे तो रेटिना मेरा ऊपर रहेगा। रेटिना कहाँ रहेगा? ऊपर। और जब हम ऊपर की कोई वस्तु देखेंगे तो रेटिना मेरा कहाँ आएगा? नीचे। और सामने वाली देखेंगे ना तो ठीक है सामने। तो कहने का मतलब इसी पर, पूरे रेटिना के घर में किसी पर भी रेटिना एक बिंदु के समान हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम देख कैसे रहेंगे। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है कि आइए यहाँ समझिए। मान लीजिए ये हमारा नेत्र लेंस और ये घर रेटिना का, ठीक है ना, ये घर पूरा रेटिना का। अब सवाल है कि रेटिना यहाँ कब होगा? तो जब हम यहाँ की वस्तु को देखेंगे तब यहाँ होगा रेटिना। ठीक है, अच्छा जब यहाँ की वस्तु, नीचे वाली वस्तु को देखेंगे तब रेटिना कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। जब सामने की वस्तु को देखेंगे तब रेटिना कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो रेटिना जब भी होगा तो एक बिंदु के समान होगा। वह डिपेंड करता है कि हम उसके समांतर किस सामने की वस्तु को देख रहे हैं। यानी श्वेत पटल के बारे में बता दिए, कोराइड हो गया, रेटिना हो गया, परितारिका हो गया, पक्षमाभी पेशिया हो गया, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस उसी से जुटा होता है। अब बात करते हैं नेत्रोध। नेत्रोध किसको कहते हैं? तो भैया कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच द्रव भरा होता है। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच जो ये द्रव भरा होता है ना, उसी द्रव को नेत्रोध कहते हैं। बात समझ में आई? कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच जो द्रव भरा होता है उसी को नेत्रोध कहते हैं। उसके बाद है कचाप द्रव। कचाप द्रव नेत्र लेंस और रेटिना, इसके बीच, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव भरा होता है उसको कचाप द्रव कहते हैं। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है वह 2.5 सेंटीमीटर होती है। यह प्रश्न परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछता है। क्या पूछता है
कि बच्चों बताइए कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है, या फिर कह सकते हैं कि नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है। यही सवाल परीक्षा में सबसे ज़्यादा दो टर्म से घुमा के पूछेगा। या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कितनी होती है, तो भैया 2.5 सेंटीमीटर। या नेत्र लेंस के गोलक का व्यास कितना होता है, यानी जो गोला है ना उसका व्यास कितना होता है, तो उसका व्यास भी इतना होता है 2.5 सेंटीमीटर। आप इसको याद रखिए। अब आइए है दृक् तंत्रिका या प्रकाश स्नायु तंत्रिका तंत्र। प्रकाश स्नायु तंत्रिका तंत्र किसको कहते हैं, तो बाबू ध्यान से समझिए। ये सारा सिस्टम आप जो परितारिका देख रहे हैं, पक्षमाभि पेशियाँ देख रहे हैं, कॉर्निया, नेत्र लेंस, नेत्रोद, श्वेतपटल, ये सब जो देख रहे हैं, रेटिना, कचापदर, इस सब का कनेक्शन का, यानी इस सब जो जितना देख रहे हैं इस सब का कनेक्शन जा रहा है, यानी इसी तंत्र से, ठीक है ना, इसी तंत्र से इसका कनेक्शन जा रहा। जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपको अगर टीवी देखना हो, ठीक है ना, टीवी देखना, तो सेट टॉप बॉक्स में जब तक उसका कॉर्ड नहीं घुसाइएगा तो टीवी में फिगर नहीं आएगा। बात पूछे, तो सेम उसी प्रकार से, यानी इसका कॉर्ड न मस्तिष्क तक गया है तब ये काम करता, अन्यथा यह काम नहीं करेगा। तो कह सकते ये सब का कॉर्ड, ठीक है ना। तो बच्चों जब इस कॉर्ड को जूम करके देखा गया ना, इस कॉर्ड को, तो इसमें इस प्रकार का दिखा, ठीक है ना, यानी ये जो जुड़ा हुआ है इस प्रकार से है और एक इस प्रकार से था, ठीक है। इसको कहते हैं शंक्वाकार वर्णबूटी, इसको छराकार वर्णबूटी। आपको इस दोनों के बारे में बताएंगे कि इसमें जो तार जुड़ा था यानी कॉर्ड जो गया था, यह कॉर्ड का क्या काम है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा समझिए, ये सब का तंत्रिका तंत्र है जो सीधा जाके मस्तिष्क से जुड़ा रहता है। मैसेज जो है ना इसी से आर पार होता है, यानी मस्तिष्क क्या मैसेज दिया है आँख को और आँख क्या मैसेज दिया है मस्तिष्क को, ये इसी से आर पार होता है। अब कुछ बच गया, ठीक है ना। क्रिया विधि, यह काम कैसे करता है बात करते हैं। तो आइए बच्चों हम देखते हैं कि मानव नेत्र हमारा काम कैसे करता है। ध्यान से समझिए, मानव जो नेत्र है ना वह काम करता है ठीक कैमरा की तरह। कोची की तरह? कैमरा की तरह। जैसे कैमरा में ना आगे में लेंस होता है ना और उसके पीछे पर्दा होता है ना, ठीक उसी प्रकार आँख में भी आगे में लेंस और पीछे में रेटिना होता है, ठीक है। यानी ठीक कह सकते हैं कि मानव नेत्र की क्रिया विधि जो होती है ना, काम करने का तरीका होता है ना, ठीक और ठीक कैमरा की तरह होता है। जैसे कैमरा काम करता है ठीक उसी प्रकार से हमारा मानव नेत्र काम करता है। आइए इसको एक लॉजिक में समझते हैं। हम सिर्फ बताएंगे काम कैसे करता है, निवारण दोष देख लेंगे फिर कभी। यानी आइए बच्चों ध्यान दीजिए, अब उतना बढ़िया नहीं बनाएंगे, शॉर्टकट में बनाएंगे जैसा आप समझ जाइए, ठीक है ना। मान लीजिए यह नेत्र लेंस है, और ये आपका रेटिना, ठीक है ना। बस आपको समझाने के लिए हम इतना किए। ये मान लीजिए रेटिना और ये मान लीजिए लेंस। तो हम कैसे किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है ना। बस इस चीज़ को समझिए, हम कैसे किसी वस्तु को देख पाते हैं।
तो जब इस लेंस के सामने देखिए, ये आपका एक्सिस होगा, ठीक है। इस एक्सिस में जब हम लेंस के सामने किसी बिंब को खड़ा करेंगे तो इस बिंब का जो समांतर जाएगा वह फोकस पर जाएगा। कहाँ जाएगा? फोकस से, ठीक है। कहाँ से जाएगा? फोकस से। अब जैसे ही फोकस से जाता है, ठीक है ना, तो इसका एक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब। और इसको जो फोकस करना होगा वह फोकस कहाँ पर होगा? तो हमेशा याद रखिए उसका फोकस रेटिना पर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? रेटिना पर। तो जैसे इसका फोकस रेटिना पर होगा तो इसका यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और इसको एडजस्टेबल करता है, आप इस तरह से समझ सकते हैं। और एक किरण को आप पीछे ले जाइए, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और प्रतिबिंब बाबू जब भी बनता है तो रेटिना पर ही बनना चाहिए, ठीक है। तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने के लिए इसको कहते हैं असमंजन क्षमता। असमंजन क्षमता। असमंजन क्षमता के बारे में हम किसी अगले वीडियो में बता देंगे, तो वहाँ बढ़िया से बता देंगे कि असमंजन क्षमता किसको कहते हैं, ठीक है। यानी लेंस को फोकसित करने की क्षमता को असमंजन क्षमता कहते हैं। जैसे कैमरा वाला ने बताए थे, समझिए। कैमरा में क्या करते हैं, आप सामने में खड़े हो जाते हैं और कैमरा वाला कैमरा को सटा लेता है और यहाँ से जूम करता है। क्या करता है? जूम। जब वह जूम करता है तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रतिबिंब है ना, वो कैमरा का प्रतिबिंब यानी उसके पीछे पर्दा जो लगा हुआ है उस पर बनना चाहिए, इसलिए आपको क्या करता है? जूमिंग करता है। ठीक उसी प्रकार आँख भी आपके सामने जो बिंब खड़ा है ना, उसका प्रतिबिंब यहाँ से आगे पीछे, इस कैमरे को लेंस को आगे पीछे करके इसका रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और यह आगे पीछे करने का कौन काम करता है? तो पक्षमाभी पेशी करता है। पक्षमाभी पेशी देखना है तो यहाँ देखिए ना, बगल में यहाँ ये जो लाल वाला है ना, इसी को पक्षमाभी पेशी कहते हैं। और इस साइड इधर भी होगा, देख लीजिए, देख लीजिए इस साइड, ठीक है। इसको कहते हैं पक्षमाभी पेशी। यही लेंस को एडजस्ट करता है, ठीक है। देखने की क्रिया समझ में आएगी। अब देखने की क्रिया सवाल है कि जब ये वस्तु ऐसा था तो इसका प्रतिबिंब टेढ़ा बना था, यानी कहने का मतलब मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन इसी से दिक् तंत्रिका या प्रकाश स्नायु तंत्रिका तंत्र से मैसेज भेजा जाता है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। लेकिन आप फीलिंग कैसा कीजिए? सीधा कीजिए। ये इसका काम और मस्तिष्क का काम, ठीक है। देखने की क्रिया समझ में आ गई। अब बात करेंगे इसमें दोष कितना होता है। तो कुल मिला के बाबू इसमें 4 दोष होते हैं। दोष तो कई सारे होते हैं, लेकिन 4 दोष, हम 4 दोष के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए इसको समझते हैं, नेत्र में क्या क्या दोष होते हैं। मानव नेत्र में होने वाले दोष। दोष अब वो 4 प्रकार का दोष होता है। एक निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, जिसको जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं। तीसरा निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, तेरी की जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। अबिंदुकता देखिए, इसको दूर दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं।
दीर्घ दृष्टि दोष। हम चारों दृष्टि दोष को बारी बारी से समझा देते हैं, ठीक है ना, कि ये अगर हो जाएगा तो कैसे निवारण करेंगे। तो बाबू निकट दृष्टि दोष में समझिए, इस दोष को ना, इस दोस्त को इस दोस्त से समझिए, रिलेशन करके इस दोस्त से, इस दोस्त से, यानी आपको यह समझना पड़ेगा एक्चुअली होता है यह दोस्त, लेकिन समझना यह दोस्त, ये दोस्त मतलब समझते हैं, ये दोस्त, इस दोस्त का मतलब है साथ में रहने वाला, ये दोस्त मतलब है उसका अवगुण। आप इसको समझिए इसको। तो सवाल है कि निकट दृष्टि दोष यानी निकट वाला साथ में रहता है, यानी जो साथ में रहेगा उसी को हम देख पाएंगे। तो सीधा सीधा कहने का मतलब है कि निकट दृष्टि दोष में ना आपको निकट वाली वस्तु दिखाई दे देगा, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि दिखाइए नहीं देगा, अस्पष्ट नहीं दिखाई देगा। यानी कहने का मतलब हम बुक आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है, और जैसे ही हम सर ऊपर करके दूसरे को देखना चाहेंगे, दूर को देखना चाहेंगे, तो वो हमको स्पष्ट नहीं दिखेगा, झिलमिला के दिखता हुआ प्रतीत आएगा, ठीक है ना। इसी दोष को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते हैं, इसी दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कैसे होता है, कारणों जानना है तो कारणों बता देते हैं। एक मिनट, आइए बच्चों, हम बात कर रहे थे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष कैसे होता है, कारण, यानी अगर आपको ऐसा कारण है तो समझ जाइए निकट दृष्टि दोष है। इस कारण से उत्पन्न होता है निकट दृष्टि दोष, आपको बता देते हैं किस कारण से। तो सीधा सीधा इसको समझिए, ठीक है ना। इसका मतलब है कि हम बोले हैं कि नेत्र गोलक का जो व्यास होता है ना वह फिक्स होता है 2.5 सेंटीमीटर। बाबू जब यह 2.5 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगा ना तो आपको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यह जो गोलक का व्यास है ना, ये गोलक का व्यास, ठीक है ना, उसका क्या हो जाना, बढ़ जाएगा, यानी ऐसा हो जाएगा। सीधा याद रखिए कैसे होता है। तो नेत्र गोलक का बढ़ जाना, यानी 2.5 की जगह अगर 2.6 हो जाएगा ना, 7 हो जाएगा ना, तो समझ जाइए आपको निकट दृष्टि दोष हो गया। यानी नेत्र गोलक का क्या होना, बड़ा हो जाना। दूसरा सवाल, अगर नेत्र गोलक का बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो मानव नेत्र और रेटिना के बीच की दूरी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। आप दो बात कर सकते हैं, नेत्र गोलक का बड़ा होना या फिर नेत्र लेंस रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। बात समझ में आई? पहला कारण समझ में आई। निकट दृष्टि दोष होने का पहला कारण है कि नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना या फिर नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। अब बात करते हैं दूसरा कारण। बाबू दूसरा कारण है नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। जैसे ये देखिए हमारा नेत्र लेंस ऐसा है, इतना मोटा था, ठीक है ना, इतना मोटा नेत्र लेंस, यानी इतना मोटा था, ये क्या हो गया, और ज़्यादा मोटा हो गया, यानी इतना मोटा था और मोटा हो गया, ठीक है ना। जब और ज़्यादा मोटा हो गया तो समझ जाइए क्या, निकट दृष्टि दोष हुआ, यानी नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। इसी में समझिए एक और, अगर नेत्र लेंस मोटा होगा तो उसकी फोकस दूरी घट जाएगी, यानी कह सकते नेत्र लेंस का मोटा होना या फोकस दूरी का घट जाना। बात समझ में आई? तो बाबू हम आपको अभी समझाए हैं निकट दृष्टि दोष होने के कारण। पहले बताए निकट दृष्टि दोष किसको कहते थे। निकट दृष्टि दोष एक बार फिर से समझ लीजिए, मानव में होने वाला वैसा दोष है जिसमें निकट की वस्तु दिखाई दे और दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे, उस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। होने का कारण नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, ठीक है। और उसके बाद कह सकते हैं
कि नेत्र लेंस का मोटा हो जाना या फिर इसकी फोकस दूरी घट जाना। जैसे ही समझिए नेत्र लेंस मोटा होगा ना, फोकस दूरी घट जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष किसको कहते हैं, यह कैसे होता है, क्या कारण है कि यह होता है, अगर हो जाएगा तो इसका उपचार कैसे करेंगे। अच्छा, इसका भी उपचार कर देते हैं। इसका अगर निकट दृष्टि दोष होगा ना, तो अवतल लेंस के चश्मा आगाम पहन लेगा। ठीक है ना, डॉक्टर आ जाएंगे दिखाने के लिए तो कहेगा आपको अवतल लेंस के चश्मा चाहिए, ले लीजिए जाके, और क्षमता हम लिख देते हैं। यानी जिस क्षमता का आपको निकट दृष्टि दोष हुआ है ना, उसी क्षमता के अनुसार आपको एक चश्मा लिख देगा, यानी उसके उसी पावर के अनुसार। और जाके आप ऑप्टिकल दुकान से में जाके आपको चश्मा बनवा के पहन लेना। वह चश्मा किसका होगा, तो वह चश्मा अवतल लेंस का होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में मानव नेत्र की क्रिया विधि, यानी उसकी संरचना और क्रिया विधि, और उसके दोष में पहला दोष निकट दृष्टि दोष स्पष्ट रूप से समझ में आई है। ठीक है ना, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए।